पूरी दुनिया में उथल-पुथल है। राजनैतिक उथल-पुथल, सामाजिक उथल-पुथल, आर्थिक उथल-पुथल। और भारत की आर्थिक समृद्धि तभी संभव होगी जब यूरोप और अमेरिका सुखी होंगे और वहां पे ग्रोथ होगी, वहां पे तरक्की होगी। ग्रोथ होने का मतलब होता है सिद्धांत जी कि डिमांड है, चीजों की डिमांड है। जब चीजों की डिमांड होती है तो दूसरे देशों से एक्सपोर्ट भी बढ़ जाते हैं, भारत से एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। अमेरिका अगर मंदी में है और यूरोप पूरा मंदी में है, जो भारत की मेन मार्केट है, अगर वही मंदी में चली गई, यानी कि हमारे खरीदारी मंडी में चले गए, तो हम कहाँ टिकते हैं। उसके अलावा जो धमकियां ट्रंप साहब की और इलॉन मस्क की मिल रही है, वो और परेशान कर रही हैं। मार्केट का हाल ऐसा है कि बेचारा ऊपर नीचे तड़प रहा है। रुपया हर रोज गिरता है। 86 रुपए पे आ गया रुपया, गिर गिर के 83 रुपए 50 60 पैसे 90 दिन पहले था, आज 2.5 रुपए गिर गया साहब वो भी। तो सबकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हैं। ये जरा प्लैनेट्स देखिए, देखिए कैसा काल आ गया कि सारी दुनिया पे एक पागलपन सवार है। इलॉन मस्क और ट्रम्प तो पागलपन वाली हरकतों पे आ गए हैं और उनके पागलपन के चक्कर में दुनिया पागल हुई जा रही है। करेंसीज डाउन हो रही हैं, मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, राजनीतियां प्रभावित हो रही हैं। हालात बहुत खराब है। लोगों में एक बड़ा, लोग बड़े विचलित है अंदर से। वो भविष्य बड़ा अनसर्टेन है। और जो केंद्रीय बैंक हमारे जो होते हैं, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक किसको कहते हैं दर्शक मित्रों बता दूं कि जिसे बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, यानी कि जो करेंसी इशू करते हैं उसको बैंकर्स बैंक कहा जाता है। जैसे इंडिया में आरबीआई है, आप ब्रिटेन में जाओ तो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बांग्लादेश में जाओ तो बांग्लादेश बैंक है, अमेरिका में जाओ तो फेडरल रिजर्व है। ये बैंक पिछले 2-3 सालों से अधिक सोना खरीद रहे हैं। इंडिया ने इतना सोना खरीद लिया पिछले 3-4 साल में, बेहिसाब सोना खरीदा है, यानी कि आरबीआई ने सोना खरीदा है, बाकी देश सोना खरीद रहे हैं। ये जो अनसर्टेनिटी की सिद्धांत जी, जो सारी सिचुएशंस आई है ना, ये हमें कहाँ लेके जाएंगी। ये कौन सा काल आ गया कि राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हमारे सामने अंधकार है सर, पूरा अंधकार है। क्या किया जाए सर? सर हम इस पे एपिसोड बना चुके हैं ना, बृहस्पति अतिचारी होने के। बृहस्पति 8 वर्षों के लिए अतिचारी हो रहा है और 2032 तक सारी दुनिया शेकिंग होगी। सारी दुनिया शेकिंग हो जाएगी 2032 तक, और वहां शांति नहीं है। उसके 1-2 साल 3 साल बाद फिर 8 वर्ष के लिए बृहस्पति अतिचारी होगा। उसकी बात अभी करना बेकार है। लेकिन आपको याद होगा, मंगल 6 से 7 महीने तक कर्क के आसपास घूमता रहेगा। मिथुन से कर्क में आया था, कर्क से फिर मिथुन में चला जाएगा और फिर वापस कर्क में आएगा। ये 6 महीने, कम से कम 5-6 महीने लगातार कर्क में रहना, नीच राशि में विशेष करके। उच्च में होता तो अलग बात है, नीच राशि में विशेष रहना, इसका इंपैक्ट तो बुरा पड़ना था। 2025 में शनि की स्थिति, मंगल की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति तीनों अच्छी नहीं है। मंगल मार्च अप्रैल तक, मई तक ऐसे है स्थिति, इस वक्त डेट मुझे याद नहीं है। बृहस्पति 5-6 महीने रहेगा मिथुन राशि में, इतनी तेज गति से उसने फिर आना है कर्क में। और बृहस्पति जीव कारक ग्रह अतिचारी होगा और बृहस्पति की राशि में शनिदेव जाके बैठे। शनिदेव का बृहस्पति की राशि में बैठना, बृहस्पति की राशि बृहस्पति को और खराब करना। तो 2025 सिर्फ 25 की बात नहीं है सर, मैं 2032 तक गिन रहा हूं इसको। 2032 तक शेकन हो जाएगा, बहुत कुछ हिल जाएगा। बहुत से देश गृह युद्ध की चपेट में आएंगे, छोटे मोटे युद्ध भी होंगे। तीसरा वर्ल्ड वार अभी एक्सिलरेट नहीं होगा, लेकिन 27-28 के आसपास स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली। और 32 के बाद कहीं थोड़ी शांति आएगी यहां, माने इस धरती पे। उसके बाद का समय जो बीच में आएगा उसकी बात करेंगे बाद में, लेकिन 32 तक स्थिति अच्छी नहीं है। 2025 बोलिए, आपकी आवाज। एक चीज जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति तो है ही है,
साथ में पूरी दुनिया में जहां देखो आग लगी हुई है। लॉस एंजलिस जल के भस्म हो गया सर। हजारों लाखों करोड़ की इमारतें राख हो गई। हॉलीवुड जलकर राख हो गया सर। तिब्बत में भूकंप आया 7 से ज्यादा की इंटेंसिटी का, और आपको भी बंगाल में उसके कंपन महसूस हुए। तो ये क्लाइमेट के अंदर 1.5 का जो आंकड़ा, जो टेम्परेचर राइज था, जो 2100 का टारगेट था, 2024 में हो गया। समुद्र इतने गर्म कभी नहीं थे सर। ये प्रकृति तो रौद्र रूप में है सर इस टाइम। कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी के बस में कुछ नहीं है सर। ट्रंप भी कुछ नहीं कर पा रहा उस आग को बुझाने में, बाइडन भी कुछ नहीं कर रहा है। सब असहाय हैं हम सब। हम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से तो असहाय हैं। हम क्लाइमेट में भी असहाय हो गए हैं सर। ऐसा लगता है हमारे ही पापों का फल हमारे सामने आ रहा है। सिद्धांत सहगल जी, आखिरी सवाल। वो तो निश्चित बात है। वो तो निश्चित बात है। मैं कई बार इस बात को बोलता हूं, कुछ लोग बोर होते हैं सुन के, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूं। जब तक इंसान अपनी नैतिकता को जागृत नहीं करेगा, अपने जमीर को जागृत नहीं करेगा, तब तक वो कैसे बचने की आशा कर सकता है। हमें भगत सिंह चाहिए, लेकिन पड़ोस में चाहिए। ये मानसिकता है सारे के सारे समाज की, बहुत बड़े समाज की। कोई एक आध है जो खुदीराम बन जाता है, खुद चढ़ जाता है। तो ये कर्मों का फल तो है ही। कर्मों के फल की वजह से ही तो स्थितियां बनती बिगड़ती हैं। और ये धीरे 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 ये जब जब जम जाती है कोई चीज, तो वो फिर विस्फोट के रूप में सामने आ जाती है। मैं दर्शक दर्शक मित्रों को बताना चाहता हूं कि 2025 जो है मंगल का वर्ष है अंक ज्योतिष के हिसाब से। 2 2 4 5 9 मंगल यानी अग्नि, विस्फोट, लड़ाई झगड़े, एंगर इशू, ये सारी चीजें एक इंसान से लेकर देशों तक पे लागू होगा। तो 2025 वाकई में अच्छा नहीं है। मैं थोड़ा पोलाइटली बोलता हूं, क्योंकि मैं जिस तरह से ज्योतिष का काम करता हूं, मैंने कभी भी इस तरह के स्टेटमेंट नहीं दिए कि सब बर्बाद हो जाएगा। मैं चाहता हूं मुझे सुनने वाले थोड़े रिलीफ महसूस करें, इसलिए मैं ज्यादातर पॉजिटिव बोलता हूं। इतना टूटने वाला होता है कोई चीज तो इतना सा बोलता हूं कि भाई सारे में इतना समझ लो, थोड़ा ठीक कर लो। क्योंकि एक तो हम ज्योतिषियों पे ये तोहमत लगी ही रहती है कि हम लोगों को डराते हैं। जी जी। तो मैं इस तोहमत से अपने आप को बचाता हूं, ज्योतिषियों को भी बचाता हूं, जो ज्योतिष इतने बदनाम हो रहे हैं लोगों को डराने की वजह से। उस चीज को भी मैं सेव करता हूं। तो मैं बहुत कम बोलता हूं, कम बोल रहा हूं, ज्यादा समझिए इस चीज को। 2025 का जो वर्ष है, मंगल की वजह से और बृहस्पति के अतिचारी होने की वजह से अगस्त सितंबर तक बहुत ही वोलेटाइल स्थिति है। और आप समझ लीजिए, अभी भोरा सर ने मुझसे आर्थिक स्थिति के बारे में प्रश्न किया था, मैं उसका जवाब अब दे रहा हूं। फिर बृहस्पति धन का कारक ग्रह होता है। बृहस्पति अतिचारी होगा तो आर्थिक स्थिति तो बिगड़नी ही है। बृहस्पति जीव कारक, धन कारक होता है। एकमात्र बृहस्पति ही आपके 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह है। एक वही बिगड़ गया तो सारा खेल खत्म है। बाकी उतार चढ़ाव में आप देख लीजिए, 90% प्लैनेट जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, एकमात्र बृहस्पति बचाता है। पंजाबी में एक कहावत है, पंजाबी में ही बोल रहा हूं। मतलब वेड़ा जो नौका होती है, विगड़िया एक समझावे वेड़ा। यानी एक आदमी बिगड़े तो उस नौका में चढ़े हुए सब आदमी उसको समझाते हैं। बिगड़ गया वेड़ा तो समझावे केड़ा। सारा वेड़ा यानी सारी नौका ही बिगड़ गई, तो फिर समझाने वाला कौन बचा? तो बृहस्पति की स्थिति ऐसी ही है। अपने अपने विचार कीजिए। मैं फिर कहूंगा, हालांकि ये धार्मिक गुरुओं जैसा भाषण हो जाता मेरा, अपनी नैतिकता को जगाइए, अपने जमीर को जगाइए। मैं आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूं ज्योतिष के संदर्भ में। ये जो ज्योतिष के पास लोग आते हैं ना, अमूमन कहते हैं कि हमने तो अपनी जिंदगी में कभी कोई बुरा काम किया ही नहीं। ये 90% झूठ बात होती है। हमसे अनजाने में भी बहुत कुछ होता है।
अब वो धार्मिक बात पे ना जाए कि अनजाने अनजाने में तो किया हुआ माफ होता है, ठीक है, होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ कर्म करने होते हैं। जैसे कहा जाता है कि अनजाने में पाप हुआ तो उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको कर्म करने पड़ते हैं। जानबूझ के अगर कोई अपराध किया जाए तो फिर उसकी माफी नहीं होनी चाहिए। जी, तो अनजाने में भी जो काम होते हैं, और ये जी, जो ज्योतिष के पास हम जाते हैं या जो लोग मिलते हैं, आपको ये समझना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, हमको जिंदगी में जो भी प्राप्ति होती है हमारे कर्मों की वजह से होती है। हमारे साथ अगर बुरा हो रहा है तो हम प्रीवियसली अगर हम सोचे ना कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार निकलेंगे। उसके लिए हम खुद जिम्मेदार निकलेंगे। मैंने एक बहुत अच्छा एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था 40-50 सेकंड का, जहां मैंने कहा था कि आपके 9 के 9 ग्रहों का जो एक्टिवेशन पॉइंट है, ये आपकी जीभ है। आप जो बोलते हैं उसका असर पड़ता है। सभी ग्रहों का एक्टिवेशन यहीं से होता है। ये जीभ ही है। आप बुरा खाएंगे, आपकी तबीयत बिगड़ेगी। आप बुरा बोलेंगे, समाज में अपमानित होंगे। जी, जी, बिल्कुल। तो दर्शक मित्रों, ये थी आज हमारी रविवार की पेशकश सिद्धांत जी के साथ में। और जैसे हमेशा कहता हूं कि आप उनसे संपर्क करना चाहते तो नीचे उनका नंबर दिया है। डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, मैसेज दीजिएगा। जब जवाब आ जाएगा तब उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज्ञा लेंगे और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिन बेहतर हों। हम तो उम्मीद कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। मकर संक्रांति आ रहा है अभी। क्या कहते हैं, 2 दिन के बाद तो आप सबको मकर संक्रांति की, बिहू की, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाता है, वो है। और ये त्योहार सिर्फ भारत में नहीं, भारत के अलावा नेपाल में, भूटान में, थाईलैंड में, कंबोडिया में और साउथ ईस्ट के बहुत, मलेशिया में, बहुत सारे देशों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, बनाया जाता है। ये त्योहार दरअसल सूर्य के साउथ जो जोन है अपना, साउथ जोन से नॉर्थ जोन में आने का है। यानी कि जो आपकी क्या कहते हैं कि बीच की रेखा होती है, वहां से दक्षिण गोलार्ध से, सदर्न पोल से निकल के नॉर्दर्न पोल का जो एरिया होता है, सूर्य वहां पर ट्रांसफर होता है। तो ये एक प्राकृतिक घटना है। तो हम इस प्राकृतिक घटना को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। चाहे उसे मकर संक्रांति कह लीजिएगा, चाहे उसे उत्तरायण कह लीजिएगा, और बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं इनके। लेकिन सूर्य चूंकि उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो वो सारे देश जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देश हैं, उनके लिए एक शुभ संकेत होता है कि यहाँ पर सूर्य अब अपनी प्रखरता के साथ आएगा, आपके घरों में सुख समृद्धि लाएगा, और साथ में आपकी जो खेती बाड़ी है वो फलेगी फूलेगी। हमारे यहाँ फिर पोंगल भी मनाते हैं, बिहू भी मनाते हैं, उगाड़ी भी मनाते हैं। साथ में बहुत सारे त्योहार हैं जो एक ही त्योहार के कई सारे नाम हैं। तो आप सबको मकर संक्रांति की, उत्तरायण की बहुत बहुत बधाई हो। और सिद्धांत जी, आपको भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी सर, तो इन्हीं नमस्कार। इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे देते हैं आज्ञा, और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।